वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 5 जिसका नाम है मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। कैसे हम इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ने लगे वो हम इस चैप्टर के अंदर अलग अलग किस्सों के सहारे समझेंगे। The period from 1920 to 1947 is considered as Gandhian age and the Gandhian movement of struggle for independence। अगर हम बात करें कि 1920 से लेकर 1947 तक की अगर बात करें तो उसको गांधीयन एज बोला जाता है, यानी कि गांधी जो थे उन्होंने अलग अलग स्ट्रगल किए थे, अलग अलग मूवमेंट्स किए थे इंडिपेंडेंस के लिए। This second stage of national movement of India is the struggle for having constitutional right. Moreover, it is the struggle for the freedom of India टू। अगर हम बात करें ये सेकेंड स्टेज की, पहला हमने अगर स्टेज देखा है कि पहले हम कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहे हमारे इंडिपेंडेंस को लेके, तो ये जो सेकेंड स्टेज था इसमें हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो चाहिए ही थे, उसके अलावा हमें इंडिया को आजाद भी करवाना था। दिस स्ट्रगल पासेस थ्रू a stream of event. There was a uniform effect of it, so we shall observe the effect in this chapter। ये स्ट्रगल को करते करते बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हर जगह पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और क्या इफेक्ट हुए, कौन से स्ट्रगल मूवमेंट्स हुए, वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइमन कमीशन जो 1927 में हुआ था। Montfort Montage comes for 1919 amendment declared that a commission should be sent to India after 10 years to examine the effect and operation of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India, but 2 years later government appoints Simon Commission। ठीक है, मॉन्टफोर्ड ने 1919 में ये डिक्लेयर किया था कि 10 साल के बाद मतलब कि इंडिया के अंदर एक कमीशन बिठाया जाएगा। कमीशन का काम क्या होगा कि 10 साल में ब्रिटिश रूल ने इंडिया में क्या क्या किया उसका मुआयना होगा कि क्या चीजें हुई इंडिया के अंदर और आगे इंडिया को डेवलप करने के लिए और कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड होगी। बट 2 साल के अंदर ही साइमन कमीशन गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया। The commission consisted of Sir John Simon and 7 other members। इस कमीशन के अंदर एक थे सर जॉन साइमन और उसके अलावा दूसरे 7 मेंबर, यानी टोटल 8 लोगों की ये कमीशन थी जिसके मेन हेड थे सर जॉन साइमन और उसके अलावा और 7 मेंबर्स थे। ऑल ऑफ देम वेयर मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये सारे लोग ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी मेंबर थे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल इंडियन एज अ मेंबर। इस कमीशन के अंदर इंडिया का एक भी मेंबर नहीं था। आप समझिए कि अगर इंडिया के बारे में जानना है, इंडिया के अंदर क्या चेंजेस लाने, तो इसके लिए उस कमीशन में एक इंडियन का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। बट उन्होंने इस कमीशन के अंदर बिल्कुल भी एक भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया था। Indians recommended inclusion of Indian member in the commission so as to understand the problem and pain of Indian society, but Britishers reject this recommendation। Indians ने ये recommend किया कि आपको अगर समझना है कि इंडियन में क्या प्रॉब्लम है, क्या इंडियंस को एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप इंडियन को अंदर इंक्लूड करें। बट ब्रिटिशर्स ने ये रिकमेंडेशंस को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। सो द इंडियंस डिसाइड टू अपोज इट, और इसीलिए इंडिया ने ये सोचा कि हम लोग साइमन कमीशन को अपोज करेंगे। साइमन कमीशन was greeted with strikes, assembly, protection, loud slogan of Simon go back। और साइमन कमीशन को लोगों ने अपोज किया। कैसे किया? तो लोगों ने बहुत सारी स्ट्राइक की, असेंबली बिठाई, उसके लिए प्रोसेशंस किए, स्लोगन दिए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। एन अनफ्लोरिंग ऑफ ब्लैक फ्लैग्स एंड अपैरल, लोगों ने काला झंडा लेकर रास्तों पर आ चुके थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस द मूवमेंट मर्सिसली। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसका मूवमेंट का बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने भी लोगों को मारना पीटना शुरू किया। साइमन गो बैक के जो नारे लग रहे थे उनके सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपोज किया। लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत एंड जवाहरलाल नेहरू बिकम विक्टिम्स ऑफ ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के इन्हीं पॉलिसी की वजह से लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज्यादा चोट भी आई थी। The assistant police superintendent order लाठी चार्ज ऑन लालाजी's procession। ठीक है, जो असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने लाला लाजपत राय के जो साथ उनके जो मेंबर्स थे उन पर लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दे दिया था। लाला लाजपत राय was injured seriously while taking the lead for the procession in Lahore। और लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी थी लाठीचार्ज के दौरान जब वो लाहौर के अंदर अपने ग्रुप के साथ प्रोसेशन कर रहे थे।
फ्यू मंथ्स लेटर ही पास्ड अवे, और कुछ ही महीनों के बाद लाला राजपत राय शहीद हो गए। द न्यूज ऑफ लालाजी's डेथ इंस्टिगेटेड वीर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, देयरफॉर दे किल सौंदर्स। ठीक है, और लाला राजपत राय जी डेथ हो चुकी है, ये बात सुनते ही वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कुछ सूबेदार को भी किल कर दिया। तो यह था बेसिकली साइमन कमीशन के। साइमन कमीशन एक फॉर्म हुआ था जिसके अंदर सर जॉन साइमन के अलावा और 7 लोग थे, पर इसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इंडियंस ने उसको अपोज किया और गवर्नमेंट ने भी उसके सामने एक्शंस लिए, जिसकी वजह से लाजपत राय शहीद भी हुए थे और उसके बाद बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर एंगरनेस का माहौल देखने को मिला था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेहरू कमेटी। विद द ऑपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन, हिंदी वजीर बुरेन खैन present a draft of the constitution as in Simon Commission, in which he stated that the Indian leader of all parties formulate appropriate constitution which the British government will food and think upon। ठीक है, अब जैसे ही साइमन कमीशन अपोज किया उसके बाद बुरकिन हेड ने एक ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के लेके कि इंडिया के जितने भी लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स, वो सब एक साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोचना होगा। By understanding the challenge of this report, National General Assembly Constitution नेहरू कमेटी रिपोर्ट, और ये पूरे रिपोर्ट के चैलेंजेस को समझने के बाद सब लोगों ने मिलके एक जनरल असेंबली बनाई और उसको नेहरू कमेटी रिपोर्ट घोषित किया अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। और इसकी प्रेसिडेंटशिप किसने संभाली थी? मोतीलाल नेहरू, इसीलिए इसको नेहरू कमेटी भी बोला जाता है। This report, which was given, is known as Nehru Report, which states the dominant status, independent judiciary, fundamental rights, and adult suffrage. Eventually, the British government reject the recommendation made in this report. इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया था कि इंडिया के अंदर हमको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, यानी कि एक इंडियंस की अपनी अलग एक जुडिशरी चाहिए, हमको हमारे फंडामेंटल राइट चाहिए, एडल्ट सफरेज के बारे में लिखा हुआ था और भी बहुत सारे इंडियन प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा हुआ था। बट ब्रिटिशर्स ने ये पूरे के पूरे रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये पूरे रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। अब हमारा यही था कि भाई अभी हमको बाकी सब चीजें हटा दो, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 1929 में हमने ये सोच लिया था कि अब हमको इंडिया से ब्रिटिशर्स बिल्कुल बाहर चाहिए। ड्यूरिंग दिस टाइम नेशनल असेंबली मेंबर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वेर एक्टिव नेशनल लीडर। इस टाइम पर नेशनल असेंबली में सबसे एक्टिव लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। दे वेयर द प्रोपोगेंट्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और ये लोग उन्हीं फेवर में थे कि अभी हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ब्रिटिशर्स हमको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो इंडिया से बाहर ही चाहिए, वो लोग इसी फेवर में थे। यूथ ऑफ इंडिया वेर नॉट हैप्पी विद द डोमिनेंट स्टेटस, और यूथ जो था उनको पसंद नहीं था कि ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे हैं, ब्रिटिश हर बात पर बीच में आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर डोमिनेंस पावर क्रिएट कर रहे हैं, ये सारी चीजें यूथ को पसंद नहीं आ रही थी। On the bank of the river Ravi in Lahore, under the leadership of Jawaharlal Nehru, National General Assembly passed the resolution of complete independence। ठीक है, लाहौर की रावी नदी के पास में जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के साथ उन्होंने वहां पर यह डिक्लेयर किया था कि अभी हम ये शपथ लेते हैं कि अभी हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज्य चाहिए। After that, on 26 January 1930, the member took the oath of complete independence and celebrated Independence Day। और 26 जनवरी 1930 को सारे मेंबर ने एक शपथ ली थी कि अभी हम लोग इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिला के ही रहेंगे, इसलिए 26 जनवरी को उस टाइम पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे। Since then, 26th has become memorable for all of us। Independent India had made a republic memorable day by implementing the Constitution of India on this day। और इसी के बाद हमको पता है कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, जब पूरी आजादी मिलने के बाद, मतलब कि 1930 में तो शपथ ली थी, बट उसके बाद जब पूरी आजादी मिलने के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब हमने उस 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू किया था और इसीलिए उसको रिपब्लिक डे भी बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम सबसे जाने माने सिनेरियो की बात करते हैं, दांडी यात्रा। ठीक है, जो गांधी जी ने की थी फ्रॉम मार्च 12 टू अप्रैल 6 1930। ये हुई थी मार्च 12 से शुरू हुई थी, जो अप्रैल 6 को खत्म हुई थी 1930 के अंदर। एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू दांडी विलेज बाय इट्स सी कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस टाइम पर गांधी जी चला रहे थे और इसी के अंतर्गत गांधी जी ने यह सोचा था कि वो दांडी विलेज जाएंगे जहां पर नमक बनता है और वहां पर जाकर वो नमक का कानून तोड़ेंगे।
On the 11th March evening, in the assembly of thousands of people, the message of Satyagraha was sent. 11 मार्च को हजारों लोगों के असेंबली में सत्याग्रह का एक मैसेज पास किया कि भाई हमको एक सत्याग्रह करना है जिसका नाम है दांडी मार्च। बेसिकली दांडी मार्च इसलिए किया गया था कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। अब नमक उस टाइम पर एकदम खाने का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जब नमक के अंदर टैक्स बढ़ने की वजह से प्राइस राइज होता है तो उस टाइम के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ने का डिसाइड किया। Even if people got arrested, with firm determination of non-violent struggle against government continued. चाहे लोगों को अरेस्ट किया गया, लोगों को ये बोला गया कि आपने गलत किया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है, जिनको भी अरेस्ट किया गया, फिर भी ये मूवमेंट कभी भी रुका नहीं। On 12th March 1930, under his leadership, गांधी जी कमांडेड दांडी यात्रा। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी की लीडरशिप के अंदर गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। With his supporters from Harijan Ashram, now Gandhi Ashram, singing the hymn वैष्णवजन भजन, ठीक है। और इसी के बाद 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई। कहां से शुरू की गई? तो अहमदाबाद में हरिजन आश्रम, जिसको आज हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं या गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं, वही गांधी आश्रम से हमारे दांडी यात्रा शुरू हुई थी। और दांडी यात्रा शुरू वैष्णवजन भजन से शुरू हुई थी। गांधी जी सेड इन दांडी यात्रा, brave never run away from struggle, the one who runs by seeing the struggle is not brave. गांधी जी ने यह दांडी यात्रा शुरू करते ही ऐसा बोला था कि बहादुर लोग कभी भी सत्याग्रह या स्ट्रगल से कभी भी भागते नहीं है, और जो भाग जाते हैं वो कभी बहादुर होते नहीं है। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, सरोजिनी नायडू, महादेव भाई देसाई एक्सेट्रा स्टार्टेड दांडी मार्च। और गांधी जी के लीडरशिप के अंदर सरोजिनी नायडू, महादेव भाई देसाई और उनके अलावा और भी लोगों ने दांडी मार्च शुरू किया। This march was 370 kilometers, which include असलाली, बरेजा, नडियाद, आनंद, बोरावी, राज, जम्बूसर, भरूच, सूरत, नवसारी, as well as small and large region. गांधी आश्रम यानी अहमदाबाद से दांडी 370 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो वो लोग पैदल क्रॉस करने वाले थे। इसके बीच में असलाली, बरेजा, नडियाद, आनंद, बोरीवली, राज, जम्बूसर, भरूच, सूरत, नवसारी जैसे छोटे बड़े और भी रीजन्स आते थे। During Dandi March, in this region, people were explained the reason of civil disobedience movement and breaking the salt law. यहाँ पर दांडी मार्च का मेन मकसद ये नहीं था कि वहां पर जाकर नमक का कानून तोड़ना, बट मेन मकसद ये भी था कि ये 370 किलोमीटर के बीच में जो छोटे बड़े गांव आते हैं वहां पर वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब भी समझा रहे थे और लोगों को इंकरेज भी कर रहे थे। गांधी जी told at Bhat, March 29, 1930, I shall die the death of crow and dog, but I will not return to this ashram without attaining पूर्ण स्वराज। भाट जब गांव आया, डेट थी मार्च 29, 1930, तब गांधी जी ने वहां पर कहा था कि मैं कुत्ते की और जो कौवा होता है उसके मौत मर जाऊंगा, बट मैं आश्रम पर तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मेरे को पूर्ण स्वराज्य मिल जाए नहीं। As Dandi March passes through this small and large town, people used to clean the village road, decorate their house and torrents, and showed consequence of this satyagrah. जहां जहां दांडी मार्च से जा रहे थे लोग रास्ते साफ कर रहे थे, घर को डेकोरेट कर रहे थे, तोरण बांध रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे। Dandi Yatra has the wonderful effect in creating astonishing faith, unity and consequence among people. दांडी मार्च की वजह से लोगों के अंदर भरोसे बैठ रहे थे, एक दूसरे के बीच में यूनिटी बैठ रही थी, लोगों को और कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हम लोग पूर्ण स्वराज्य लेके रहेंगे। गांधी जी along with his colleagues and supporters reached Dandi after 24 days of march 5th April 1930। और गांधी जी अहमदाबाद से लेके दांडी 370 किलोमीटर गांधी जी और उनके सपोर्टर्स के साथ 24 दिन के बाद दांडी पहुंचते हैं। डेट थी 5th of April 1930, यानी कि 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। On early morning of April 6 at 6:30 AM, गांधी जी broke the salt law। और उसी दूसरे दिन 6 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे अर्ली मॉर्निंग गांधी जी वहां पर नमक का कानून तोड़ते हैं। By picking a handful of salt from the sea coast in a loud voice, Gandhiji said, I have broke the salt law। वहां पर समुद्र किनारे जहां पर नमक था वहां पर एक मुट्ठी नमक लेके गांधी जी जोर से बोलते हैं कि मैं नमक का कानून तोड़ता हूं। And while addressing the people gathered there, he uttered, I by this event
am applying salt to the foundation of building in the form of British Empire। और गांधी जी वहां पर बहुत सारे लोग जो खड़े थे, हजारों लोग, उनको संबोधित करते हुए बोलते हैं, मैं ये नमक का कानून तोड़ते हुए ब्रिटिश एम्पायर के अंदर नमक घोल रहा हूं। क्योंकि नमक जहां होता है वहां पर क्या होता है कि वो चीज गिरने लगती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला कि मैं ब्रिटिश एम्पायर को गिरा रहा हूं। और महादेव भाई देसाई ने इस इवेंट को महाविनिष्कर्म से कंपेयर किया हुआ है। द ग्रेट Renunciation journalist, photograph, writer, historians of India and across the world visited and published report about why they witnessed in their own newspaper and booklets। दुनिया भर से, नॉट इवन इंडिया, दुनिया भर से हिस्टोरियंस, रिपोर्टर, पब्लिशर्स वहां पर दांडी आए थे और फोटोग्राफ्स वगैरह लेके पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर और बुकलेट्स में ये बात छपी थी कि गांधी जी ने ब्रिटिश का नमक का कानून तोड़ा है। In this way, the Dandi Yatra, which started from Sabarmati Ashram on 12th March, was nationally acclaimed। और इसी तरह 12 मार्च को जो साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम से जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी, वो पूरी दुनिया ने देखी और पूरी दुनिया ने इसको विटनेस किया था। Achieved its physical completion, but it started applying salt to the foundation of building in the form of British Empire। और ये जो पूरा दांडी यात्रा थी, ये अचीव होने के बाद ब्रिटिश एम्पायर को सही में डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर अभी कभी भी गिर सकता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जनरेटेड न्यू नेशनल कॉन्सिक्वेंस अमंग पीपल ऑफ इंडिया। और यही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने पूरे इंडिया के अंदर लोगों को जागरूकता दी, लोगों को करेज दिया, लोगों को कॉन्फिडेंस भी दिया था। द ब्रिटिश पुलिस बीट देम मर्सिडली। Lathi charge, arrest, shooting and operation on women and children continued, but aggression did not decrease। ब्रिटिश पुलिस भी चुप नहीं बैठी थी, उन्होंने बहुत लोगों को मारा, अरेस्ट किया, फायरिंग की वुमेन्स पर, बच्चों पर, बट डिसोबीडियंस मूवमेंट कभी भी रुका नहीं। During Dandi March, numerous constructive programs like boycott of foreign clothes, prohibition of liquor, removing untouchability, Hindu-Muslim unity and oath to do social service, etc. were held। दांडी मार्च के साथ साथ लोगों ने फॉरेन कपड़ों को बॉयकॉट किया, लीकर यानी कि दारू वगैरह पीना छोड़ा, अनटचेबिलिटी को हटाया, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी चल रही, जो लोग शपथ ले रहे थे कि हम लोग समाज को मदद करेंगे। दांडी यात्रा एंड ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ ब्रॉट नॉट ओनली native white consequence, but it brought fame in aspect of non-violent struggle and movement worldwide। दांडी यात्रा और नमक का कानून तोड़ना एक इंडिया के लिए ही नहीं, पर पूरी दुनिया के अंदर एक इंकरेजमेंट आ रहा था कि चाहे लोग कुछ भी हो, लोग अपने तरीके से नॉन वायलेंस के साथ रह के, यानी कि हिंसा के बिना भी लोग अचीवमेंट कर सकते हैं। Processions, program and assemblies were conducted for boycotting foreign goods, prohibition of foreign liquor and picking of liquor making, not giving revenue tax, satyagraha for removal of untouchability। To weaken this aggression and struggle, the government started lathi charge, imprisonment and other atrocities। ठीक है, और लोगों ने क्या किया, लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, लोग सत्याग्रह कर रहे थे, लोग कुछ खरीद नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट और एग्रेसिव हो रही थी, वो लोगों पर लाठीचार्ज कर रही थी, लोगों को जेल भेज रही थी और भी अलग अलग चीजें कर रही थी। पीपल रिएक्टेड बाय डिस्ट्रॉइंग रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग। लोग अपना गुस्सा रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर पुलिस स्टेशन, ये सारी चीजों पर तोड़ फोड़ कर उतार रहे थे। Incidents like aggression held under the leadership of Abdul Ghaffar Khan, Frontier Gandhi at Vadala, Bombay struggle against foreign liquor under the leadership of Kasturba Gandhi in Bombay, Garsana in Surat and the Viramgam during the salt law abrogation, reduction of government service as well as removal of children from government schools were the major highlight of this movement। अलग अलग जगह पर अब्दुल गफर, जिनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, वो कस्तूरबा, सूरत में, विरांगाम में, बॉम्बे में, अलग अलग जगह पर अलग अलग सत्याग्रह चल रहे थे, जहां पर गवर्नमेंट का सपोर्ट कोई नहीं कर रहा था। लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में से हटा रहे थे, क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की है। इसीलिए इसके साथ दांडी यात्रा के साथ अलग अलग अनेकों मूवमेंट इंडिया में एक साथ शुरू हुए, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका भी लगा था। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड मोराटोरियम ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि गांधी जी को क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। गांधी जी वॉज कॉल्ड अपॉन बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स। ब्रिटिशर्स का इतना सारा नुकसान होने के बाद उन्होंने फाइनली सोचा कि गांधी जी के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, जहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड बट विद द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस लीडर, it was futile।
पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी बट वहां पर कोई भी कांग्रेस लीडर नहीं गया था, इसीलिए उसका कोई वजूद नहीं रहा, मतलब कि वहां पर वो मीटिंग हुई बट उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। टू रिकॉन्सिल विद कांग्रेस, अ पैक्ट बिटवीन गांधी एंड इरविन वाज मेड व्हिच वाज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। अब कांग्रेस लीडर्स को लाने के लिए इरविन ने, मतलब एक इरविन करके थे, उन्होंने गांधी जी के साथ बात की और एक पैक्ट बनाया, इसीलिए इस पूरे सिनेरियो को गांधी इरविन पैक्ट 1931 के अंदर जो हुआ था, इसीलिए इस पूरे सिनेरियो को गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। इन विच परमिशन ऑफ फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट बाय पर्सन नियर द सी कोस्ट एंड परमिशन ऑफ पीसफुल पिकिंग वेयर द मेन पॉइंट। और यहाँ पर ये फाइनली परमिशन दी गई कि हाँ, समुद्री किनारे के आसपास से आप नमक फ्री में ले सकते हैं, मैन्युफैक्चर फ्री में ले सकते हैं। In the second roundtable conference, Gandhiji was the only representative from Congress and British as discriminating point of various religious committees, to which Gandhiji was deeply disappointed and therefore the conference was dissolved। और जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी को बुलाया गया तब कांग्रेस लीडर में से सिर्फ गांधी जी गए थे और वहां पर ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया बहुत सारे रिलीजियस पॉइंट को लेके, और इसीलिए गांधी जी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए और लास्ट में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो डिसॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। कीपिंग इन माइंड द वर्ल्ड वॉर सिचुएशन, द कांग्रेस वर्किंग कमिटी डिसाइडेड टू एंड द इंडिविजुअल सत्याग्रह जनवरी 1942। क्योंकि पूरी दुनिया में एक तरफ वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हो चुकी थी, कांग्रेस ने यह सोचा कि अभी हम लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह छोड़ देंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह कैसा हो रहा था कि भाई लाला लाजपत राय अपना ग्रुप लेके कई सत्याग्रह कर रहे हैं, कहीं पर गांधी जी कर रहे हैं, कहीं पर नेहरू कर रहे हैं, कहीं पर वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं, हर जगह अलग अलग हो रहा है। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक साथ ही सत्याग्रह होगा। 1942 जनवरी के अंदर ये डिसाइड किया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू डिसीव पीपल ऑफ इंडिया बाय क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठती, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी चीजें अटेम्प्ट की क्रिप्स मिशन के अंडर में कि हम लोग लोगों को तोड़ेंगे। सो इंडियंस वेर एंग्री एंड डिजेक्टेड, और इसीलिए इंडियंस तो वो गुस्से में थे और हर चीज को रिजेक्ट कर रहे थे। Therefore, people of India no longer had faith in the British rule, और अब लोगों का बिल्कुल ही भरोसा उठ चुका था ब्रिटिश रूलर्स के ऊपर से। They assumed that the British do not wish to quit India, और उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ना चाहते नहीं है। गांधी जी एडवाइज द पीपल टू कम आउट ऑफ डिस्पेयर एंड टू बी प्रिपेयर टू गिव अ न्यू एंड लास्ट फाइट, और इसीलिए गांधी जी ने लोगों को बोला कि घर से बाहर आओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और रेडी हो जाओ इंडियंस की अपनी आखिरी फाइट देने के लिए। On August 8, 1942, resolution of Quit India movement was passed in the working committee of Congress held in Mumbai। ठीक है, मुंबई के अंदर कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, मतलब कि कमिटी जहां पर काम कर रही थी वहीं पर 8 अगस्त 1942 के अंदर रिजोल्यूशन लिया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट मिशन को पास किया गया। On the second day of resolution, Gandhiji, Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad and other eminent Congress leader were arrested। और जैसे ही ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने पास किया है, वैसे ही उसके दूसरे दिन गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद जैसे बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया। Newspaper were banned. Regional and district level Congress leaders were arrested simultaneously। न्यूज़पेपर को बैंड कर दिया गया। न्यूज़पेपर क्यों बैंड किया गया? लोग, क्योंकि हर चीज न्यूज़पेपर में छपती थी तब लोगों को पता चलती थी। न्यूज़पेपर बैंड कर दिया यानी कि कोई लोगों को कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। उसके अलावा रीजनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कांग्रेस के लीडर थे उनको भी अरेस्ट कर दिया गया। अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड अदर लीडर्स रिजल्टेड इन नेशनल वाइड स्ट्राइक एंड to this Gandhiji said, this is the last fight in my life and therefore people of India should make all attempt to achieve independence। He gave the slogan do or die। और गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद पूरे नेशनल वाइड में एक स्ट्राइक का माहौल हो गया और वहीं पर गांधी जी ने अपने आखिरी सेंटेंस कुछ दिए लोगों को कि ये मेरे लाइफ की सबसे आखिरी फाइट है और इंडियंस को पूरी की पूरी क्षमता के साथ हर एक चीज अटेम्प्ट करनी होगी इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए। और उनका इस टाइम का स्लोगन था डू और डाई, यानी कि करो या मरो। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइक्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे क्या क्या स्ट्राइक्स हुआ था? The rural and urban region of country including worker, farmer, youth, student, teacher, businessmen and women were in forefront of this movement। और क्विट इंडिया मूवमेंट के फोरफ्रंट पर रूरल या अर्बन यानी कि गांव या शहर, वहां के फार्मर, वहां के यूथ, स्टूडेंट, टीचर, बिजनेसमैन, वुमेन, हर लोग इस मूवमेंट में जुड़ चुके
थे। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन फैक्ट्रीज पर वर्कर जो थे वो स्ट्राइक पर चले गए कि हम काम नहीं करेंगे। आयरन फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर एंड कॉटन मिल्स एट मुंबई एंड मद्रास टू वेर ऑन स्ट्राइक। जितनी भी जमशेदपुर की आयरन फैक्ट्रीज थी वो स्ट्राइक पर चली गई। कॉटन की जो मिल थी मुंबई मद्रास की वो भी स्ट्राइक पर चली गई। 1 लाख मिल वर्कर ऑफ 75 कॉटन मिल इंडस्ट्रीज इन अहमदाबाद वेंट ऑन पीसफुल स्ट्राइक फॉर 105 डेज। अहमदाबाद में बहुत ज्यादा कपड़ों की मिल थी, ठीक है, बट 1 लाख मिल के वर्कर 75 कॉटन मिल इंडस्ट्रीज इन इंडिया वेर ऑन पीसफुल स्ट्राइक फॉर 105 डेज। अहमदाबाद की ऑलमोस्ट 75 कॉटन मिल्स के लोग 1 लाख वर्कर्स जितने लोग 105 दिन के लिए स्ट्राइक पर चले गए थे। कॉलेज एंड स्कूल ऑब्जर्व स्ट्राइक, ठीक है, कॉलेज और स्कूल में लोग पढ़ने नहीं जा रहे या पढ़ाने नहीं जा रहे, वहां पर स्ट्राइक का माहौल है। फॉर नियरली 3.5 months मार्केट इन अहमदाबाद वेर क्लोज। अराउंड 3.5 months यानी 3.5 महीने तक अहमदाबाद का टोटल मार्केट बंद रहा था। हार्मफुल एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज हुई जो हार्मफुल एक्टिविटीज थी। एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बीइंग एक्सप्रेडेड फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। हर पूरे इंडिया के पूरे देश के कोने कोने से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग गुस्सा हो रहे थे, एंग्रीनेस शो कर रहे थे। Suppression against peaceful people by the Britishers led to violent situation as people not only raided the post office, telegram department, police station, railway station, government building, school and college building, railway lanes, bridges and road, but looted the asset and set on fire the government properties। और क्योंकि गवर्नमेंट, हम लोग अगर पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं, स्ट्राइक में हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, वो हम पर इतना अत्याचार कर रहे थे जिसकी वजह से लोग रेलवे ऑफिस, टेलीग्राम डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्कूल एंड कॉलेज बिल्डिंग, रेलवे लेन्स, इन सबको लूट रहे थे, यानी कि अंदर का सामान लूट भी रहे थे, फिर उन प्रॉपर्टीज को जला भी रहे थे। इन दिस रेलवे इंक्योर्ड द हेवीएस्ट लॉसेस इन मैनी ऑफ द एरिया, पीपल यूज्ड बॉम्ब। और सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को हुआ था और कुछ जगह पर लोगों ने बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया था। फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल, क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट इस स्ट्रगल को रोक ही नहीं पाई। द गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट विद हार्ड हैंड, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक तो पूरी ये सिचुएशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली हैंडल करने का सोचा कि मारो पीटो, लोगों को अरेस्ट करो, जिसकी वजह से सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई। द स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉल एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय रेंस्केनिंग गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, छोटे से लेके बड़े से बड़े लोगों को हिला दिया था, पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को लोगों ने हिला दिया था। मोर देन 70,000 पीपल वेर इम्प्रिज्ड, ठीक है, तकरीबन 70,000 लोगों को जेल में कर दिया था। 538 गन शॉट्स वेर फायर्ड, 1028 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और तकरीबन 538 गन शॉट्स का इस्तेमाल हुआ था जिसके अंदर 1028 लोगों की मौत हुई थी। 3200 पीपल वेर इंजर्ड, 3200 लोग कहीं ना कहीं घायल हो चुके थे। स्टूडेंट्स वेर इंजर्ड इन गन शॉट स्पेशली इन अहमदाबाद एंड पटना। अहमदाबाद और पटना के अंदर हाईएस्ट स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी गन शॉट्स की वजह से। अ यूनिक पॉलिटिकल कंसिक्वेंस वाज क्रिएटेड अमंग द पीपल। अब लोगों के अंदर अलग ही फंडा चल रहा है पॉलिटिकल को लेके कि अभी अगर ये लोग हमारे लोगों को मार ही रहे तो अभी हम लोग क्यों ही इनके सामने कॉम्प्रोमाइज करें। और यहाँ पर तो स्लोगन था डू और डाई, करो या मरो, यानी लोग अभी मरने को तैयार थे बट स्ट्रगल को छोड़ने को तैयार नहीं थे। द मूवमेंट गेव क्लियर वार्निंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अ मैसेज टू द वर्ल्ड एट लार्ज दैट इंडियन कैन नॉट बी एन्स्क्लेव्ड एनी मोर। और इसी वजह से इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को और पूरी दुनिया को यह बोल दिया था कि अब इंडिया इससे ज्यादा कुछ भी सहेगा नहीं। द स्ट्रगल रियली सिग्नल बाय द पीपल ऑफ इंडिया टू ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया। और ये स्ट्रगल के अंदर इंडिया ने बहुत ही क्लियरली ब्रिटिशर्स को बोल दिया था कि इंडिया छोड़ दो, क्विट इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया नाउ वांटेड फुल इंडिपेंडेंस, और इसीलिए लोगों को पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। द अमेंडमेंट्स फॉर डोमिनेंट स्टेटस वर ऑलमोस्ट इनविजिबल बाय दिस स्ट्रगल। आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 5 years इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस। और पूरा डोमिनेंट स्टेटस जो ब्रिटिशर्स का था वो इस स्ट्रगल की वजह से चला गया और तकरीबन ये स्ट्रगल 5 साल तक चला और उसके बाद फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है आजाद हिंद फौज एंड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब हम सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने जो बनाई थी आजाद हिंद फौज इन सबके बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न इन कलकत्ता इन ओडिशा स्टेट 23 जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था ओडिशा के कोलकाता में 23 जनवरी 1897 के अंदर। हिज फादर राय बहादुर जानकीनाथ बोस वाज द गवर्नमेंट लॉयर इन ब्रिटिश जुडिशरी। उनके जो पापा थे जिनका नाम था राय बहादुर जानकीनाथ बोस, जो ब्रिटिश जुडिशरी के अंदर लॉयर थे। हिज मदर पार्वती देवी वाज द फिलोनथ्रोपिस्ट, ठीक है। उनके जो
मदर थे पार्वती देवी, वो फिलैंथ्रोपिस्ट थे। प्रिडिक्शन वाज दैट दिस बंगाली लेड विल बिकम सिंसियर सर्वेंट ऑफ ब्रिटिश, और ये प्रिडिक्ट किया गया था कि जहां उनके पापा ब्रिटिश जुडिशरी में काम करते हैं, उनकी मम्मी भी, तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चा है जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस था, ये भी आगे चलकर ब्रिटिशर्स का सर्वेंट ही बनेगा। बट ही वेंट ऑन द बिकम अ स्टॉन्च फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। बट इससे उल्टा हुआ, सुभाष चंद्र बोस एक स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर बने जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। आफ्टर पासिंग एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स फ्रॉम कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज। कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। ही पास द वेरी डिफिकल्ट आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एट 4th नंबर एंड रिटर्न टू कलकत्ता। उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस को 4th नंबर के साथ क्लियर किया और वापस कलकत्ता आ गए। Seeds of revolution were planted in his mind due to the insulting attitude and pride of the British professor at the Presidency College toward the Indians। और यहाँ पर उनके दिमाग में कैसे यहाँ पर ये बैठा कि मुझे फ्रीडम फाइटर बनना है, कैसे मुझे ब्रिटिशर्स को अपोज करना है, तो वो जो पहले कॉलेज में थे प्रेसिडेंसी कॉलेज, वहां पर ब्रिटिश प्रोफेसर इंडियंस को बहुत ही ऐसे गंदी तरीके से बोलते थे, उनका एटीट्यूड बहुत अलग था, इंसल्ट करते थे, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस को ये दिमाग में आया था कि हमको फ्रीडम फाइटर बनना है। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, और वो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ही बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो नेशनल असेंबली के एक्टिव मेंबर भी बने। ही जॉइन द स्वराज्य पार्टी इन 1923। ही सून बिकम वेरी पॉपुलर लीडर अमॉन्ग यूथ। उन्होंने स्वराज्य पार्टी ज्वाइन की 1923 के अंदर, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो यूथ के बहुत ज्यादा फेवरेट लीडर बन चुके थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर बन चुके थे। ही वाज इन द टॉप इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देयरफॉर जेल्ड मेनी टाइम्स इन 1938। वो सिविल डिसोबीडियंस में भी बहुत आगे थे। ठीक है, हमने आगे भी देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर सुभाष चंद्र बोस बहुत एक्टिव थे, और इसी वजह से 1938 में उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। At the young age of the 41, he was elected as president of college convention at हरिपुरा सूरत। और बहुत यंग एज में 41 की एज में उनको प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए सिलेक्ट किया गया कांग्रेस कन्वेंशन एट हरिपुरा सूरत में। एंड शोकेस्ड हिज एबिलिटी, और उन्होंने वहां पर अपनी एबिलिटी को शो भी किया। He left the Congress as difference of opinion with Gandhiji and increased and he established a party the Forward Bloc। और एक वक्त के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि गांधी जी के साथ उनके ओपिनियन मैच नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। टू अवेकन प्लेबिस्टिक अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ही ट्रैवल मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया। क्यों? कैसे ब्रिटिशर्स को अलग अलग तरीकों से नीचे कर पाए, कैसे उनको वीक कर पाए, कैसे हम फ्रीडम फाइटर को एक मदद कर पाए, इसीलिए वो इंडिया का कोना कोना घूमे। ही वॉज अरेस्टेड अंडर इंडियन डिफेंस कोस्ट एंड इम्प्रेस्ड। उनको इंडियन डिफेंस कोड के तहत अरेस्ट किया गया और जेल में डाल दिया गया। He was ill-treated, he was impressed at his place of residence as his health was deteriorating since he was using unto the death। जेल में रखना उनको मुश्किल था क्योंकि उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम थी, इसीलिए उनको उनके घर पर ही जेल में रखा गया था। यानी कि उनके घर को ही एक जेल टाइप बनाया गया था कि आप अपने घर से बाहर कहीं भी जा सकते नहीं हो। He traveled in the disguise of Pathan from Calcutta via Peshawar, Kabul, Iran and Russia. Later on, reached Berlin, Germany, 28th March 1942। But सुभाष चंद्र बोस एक टाइम अपने घर से भाग गए और बाद में वो पहले पठान गए, कलकत्ता विया पेशावर, फिर काबुल गए, ईरान गए, रशिया गए, फिर बर्लिन गए और उसके बाद फाइनली जर्मनी पहुंचे 28 मार्च 1942 को। इंडियंस लिविंग इन जर्मनी गेव हिम वार्म वेलकम। ठीक है, जो जर्मनी के अंदर इंडियंस रहते थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का बहुत अच्छे से स्वागत किया। He argued the people of India through Berlin radio to fight against British Empire। और वो बर्लिन में बैठे हुए रेडियो पर इंडियंस को ये इंकरेज कर रहे थे कि उन्हें ब्रिटिशर्स के सामने लड़ाई लड़नी चाहिए। He also met Hitler in Germany and discussed in detail about the independence of India। वो जर्मनी के अंदर हिटलर को भी मिले और उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात हिटलर के साथ की। He then went to Rome and Paris to establish military unit for the independence of India। ठीक है, बाद में वो रोम और पेरिस गए, वहां पर वो आर्मी बना रहे थे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। एंड रिक्रूटेड 3000 इंडियंस। रास बिहारी बोस, a revolutionary living in Japan, changed all the organization and established Indian Independence League। और सुभाष चंद्र बोस ने रोम और पेरिस में 3000 इंडियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग दी और
इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए रेडी किया। उसके बाद रस बिहारी बोस जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थे इंडिया के पर रहते थे जापान में, उन्होंने भी पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशंस का एक चेन बनाया और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का एस्टेब्लिशमेंट किया। टू मेक इंडिया फ्री आजाद हिंद फौज वाज सेटअप, और इंडिया को फ्री करने के लिए एक आजाद हिंद फौज बनाई गई। A presence of 100 Indian delegates from Malaya, Japan, Samrat, Java, Hong Kong, Berlin, Andaba, Burma, now Myanmar were in the organization। और इस आजाद हिंद फौज में 100 इंडियन डेलीगेट जो अलग अलग जगह जैसे मलाया, जापान, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, बर्नियो, अंडमान, बर्मा, ठीक है, म्यांमार, इन सारी जगहों से जुड़े हुए थे। एंड इन दैट मोहन सिंह, अ वॉर प्रिजनर अरेस्टेड बाय जापान, वाज आल्सो प्रेजेंट। Moreover, Ras Bihari Bose volunteering retired ahead of INA। और उसके बाद मोहन सिंह भी इसके अंदर जुड़े थे जो एक जापान के अंदर अरेस्ट हुए थे, प्रायनर थे वो। रस बिहारी बोस जो थे वो एक आईएनए के हेड रिटायर्ड थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो पूरे आजाद हिंद फौज को और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को अच्छे से मेंटेन और संभाल रहे थे। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है आजाद हिंद फौज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। After breaking the tight British security, Subhash Chandra Bose cleverly reached Japan from Berlin in a submarine in 1943। ब्रिटिशर्स के टाइट सिक्योरिटी तोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस बहुत ही आसानी से और बहुत ही चतुराई से बर्लिन से जापान पहुंचे सबमरीन में 1943 में। मोर ओवर, रस बिहारी बोस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्वाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू बी द हेड ऑफ दिस लीग। और उसके बाद रस बिहारी बोस जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हेड थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को ये इनविटेशन दिया कि आप यहाँ पर आइए और इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को हेड कीजिए। जापान वुड प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ हेल्प फॉर द इंडियन फ्रीडम। और जापान ने ये इंश्योर किया था कि वो इंडिया को हर तरीके से फ्रीडम दिलाने के लिए मदद देगा। इट वॉज प्रोमिस दैट एज जापानीज आर्मी एडवांस टुवर्ड्स इंडियन कैप्चरिंग इंडियन प्रोविंस, प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड एंड जापान वुड गिव देम रिकॉग्निशन। और ये प्रॉमिस किया था जापान ने कि इंडिया को आजाद दिलवाने के लिए वो हर तरीके के इंडियन प्रोविजंस को कैप्चर करवाने में मदद करेंगे और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेंगे जब आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट बिल्ड करनी होगी। On July 2, 1943, Subhash Chandra Bose went to Singapore from Japan. There he was elected as the president of Indian Independence League on July 4, 1943। उसके बाद 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर चले गए और वहां पर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। जब प्रेसिडेंट बनाया उस दिन डेट थी जुलाई 4, 1943। Moreover, Ras Bihari Bose voluntarily retired as head of Indian National Army Azad Hind Fauj and appointed Subhash Chandra Bose as head of INA। उसके बाद रस बिहारी बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी थी आजाद हिंद फौज, उससे रिटायर होने के बाद सुभाष चंद्र बोस को INA का हेड बनाया गया। Indians resigning there got a proper and able leader for freeing their motherland। और जो लोग विदेश में रहते थे सिंगापुर जापान में, उन लोगों को एक प्रॉपर लीडर मिला कि अब वो अपनी मातृभूमि इंडिया को कैसे आजादी दिलवाएंगे। सिंस देन सुभाष चंद्र बोस वाज कॉल्ड नेताजी। और उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस का नाम नेताजी पड़ा और उसके बाद उनको नेताजी नाम से लोग जानने लगे। इन हिज स्पीचेस ऑन रेडियो ही गिव स्लोगन चलो दिल्ली एंड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद अपनी स्पीच में और रेडियो में वो अक्सर स्लोगन्स दिया करते थे, चलो दिल्ली और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। With his skillful guidance, he formed the parallel government। और उनके skillful guidance के तहत वहां पर एक parallel government बनाई गई। He tried to convince and urge the Indians residing in Southeast Asia to sacrifice everything for the struggle of independence of India। और उन्होंने विदेश में रहते हुए जो लोग साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इंडियंस रहते थे उन कंट्रीज के अंदर उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि अपने आप की हर चीज को सेक्रीफाइस करें अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट एंड ही बिकम इट्स प्राइम मिनिस्टर। सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट बनाई और वो उनके प्राइम मिनिस्टर बने। ही अलॉटेड अदर डिपार्टमेंट्स टू हिज कंपेनियंस एंड फॉर्म अ कैबिनेट। और उनके बाद उन्होंने अपने जो दूसरे कंपेनियंस थे यानी अपने साथ जो दूसरे लोग थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया और उन्होंने एक कैबिनेट बना दिया। This government was recognized by Japan, Germany, Italy, nationalized China and Burma। और ये गवर्नमेंट कहाँ लोग जानते थे तो जापान, जर्मनी, इटाली, नेशनलाइज्ड चाइना एंड बर्मा के अंदर लोग इस गवर्नमेंट को जानते थे। This government recognized हिंदी as a national language and tricolor as national flag। और इस गवर्नमेंट का जो राष्ट्र भाषा थी नेशनल लैंग्वेज वो हिंदी थी और नेशनल फ्लैग ट्राई कलर वाला था।
It was decided to have income by assigning Japan independent role and by property tax. Netaji visited Andaman Nicobar Island and named it as a Shahid and Swaraj. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जापान में रहने के लिए और जापान से वो अलग अलग तरीके के इंडिपेंडेंट रोल लेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स बचाएंगे और उसके बाद नेताजी अंडमान निकोबार चले गए। अंडमान निकोबार को उन्होंने शहीद और स्वराज्य जैसे नाम से संबोधित किया। उसके बाद टॉपिक है लास्ट स्टेप एंड मार्टरडियम ऑफ सुभाष बाबू। In May 1944, under the leadership of Netaji, his military units captured Rangoon, Prome, Kohima. ठीक है, 1944 मई 1944 में नेताजी के लीडरशिप में उनके जो मिलिट्री थी उन्होंने रंगून, प्रोमा, कोहिमा जो सब नागालैंड के कैपिटल है, इन सारे चीजों पर उन्होंने कैप्चर किया, यानी कि वहां पर अटैक्स करने के बाद उन्होंने वो जगह पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया। देन इट मार्च टुवर्ड इम्फाल, नाउ कैपिटल ऑफ मणिपुर, और उसके बाद उन लोगों इम्फाल की तरफ चले जो मणिपुर का कैपिटल है। But after the dropping of 2 atom bombs at Nagasaki and Hiroshima in Japan, the financial assistance to be provisional government stopped. But अगर आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस को सारा फाइनेंस और सारा सपोर्ट जापान से मिल रहा था। बट जब वर्ल्ड वॉर के दौरान नागासाकी और हिरोशिमा पर एटॉम बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जापान इंडिपेंडेंटली बहुत वीक हो चुका था, फाइनेंशियल बहुत वीक हो चुका था, तब सुभाष चंद्र बोस को वहां से सारी मदद आना बंद हो गया। British aircraft started warfare against आजाद हिंद फौज and so the condition become critical। और यही मौका देखते हुए ब्रिटिशर्स ने आजाद हिंद फौज पर बहुत बुरी तरीके से हमला किया और जिसकी वजह से सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। On August 18, 1945, he started from Taipei airport of Formosa for Tokyo, but his plane caught fire and he got serious burns and while undergoing treatment he died। The mystery of his death has remained unsolved till date। उसके बाद अगस्त 18, 1945 को जो सुभाष चंद्र बोस है वो तेइपई एयरपोर्ट से टोक्यो के लिए टेक ऑफ करते हैं, बट उनके प्लेन में कोई कारणवश आग लग जाती है और उसके बाद पूरी ट्रीटमेंट के दौरान ये पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस डेथ हो चुके हैं, बट उनकी डेड बॉडी आज तक कभी भी मिली नहीं है। तो उनकी डेथ एक मिस्ट्री है कि क्या वो उस फ्लाइट में थे और उनकी डेथ हुई थी या फिर वो वहां से निकल चुके थे, ये एक मिस्ट्री ही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। The commanders of Indian National Army were arrested as prisoners of war and were accused or prisons and put on trial। और जितने भी इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर्स थे उन सबको जेल कर दिया गया और एक अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट दी गई। Bhulabhai Desai and Jawaharlal Nehru pledged their case। The whole country took keen interest in this case। और उसके बाद भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू ने एक केस के ऊपर प्लेज लिया और उसके बाद पूरे देश में लोगों को उस केस के प्रति इंटरेस्ट आने लगा। When the British government inflicted them with punishment, there were protests against them in the entire country। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ पनिशमेंट जाहिर किया, पनिशमेंट देने का सोचा, तब पूरी कंट्री ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुकी थी। So owing to populist opinion, the government had to withdraw the punishment। और इतनी पब्लिक के ओपिनियन की वजह से गवर्नमेंट को वो पनिशमेंट, वो सजा देना कैंसिल करना पड़ा। This event and with the naval mutiny of Bombay 1946, the British released their rule in India will no longer be tenable। और उसके बाद इतने सारे इवेंट के बाद और नेवल म्यूनिटी ऑफ बॉम्बे 1946 के बाद ब्रिटिशर्स को रियलाइज हो चुका था कि इंडिया में अब रूल करना मुश्किल है। On February 20, 1947, Italy, the Prime Minister of Britain, announced that the British government shall give all the powers to the government of India as per the cabinet mission formula and shall quit India by June 1948। और उसके बाद फाइनली February 20, 1947 को इटली जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने सारे रूल्स को छोड़ के अपना सारा काम, अपने सारे पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप के कैबिनेट मिशन फॉर्मूला के तहत इंडिया को जून 1948 तक छोड़ देंगे। Thus, in a changed situation, Mountbatten was appointed as Victory in place of Lord Wale। When he took charge of his post, communal riots has started in India। और उसके बाद माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया लॉर्ड वेल की जगह पर, ठीक है। बट एक और प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि जैसे ही माउंटबेटन अपनी पोस्ट पर अपॉइंट हुए, उसी के तहत इंडिया के अंदर कम्युनल दंगे शुरू हो गए, यानी हिंदू मुस्लिम के जो दंगे थे वो शुरू हो गए। द कंडीशन ऑफ इंडिया हैड बिकम पैथेटिक। और इसी वजह से वापस इंडिया के अंदर कंडीशन पैथेटिक हो गई कि जो एक पहले हिंदू मुस्लिम मिलकर जिन्होंने इंडिया को आजाद करवाया था, अब वही आपस में लड़ने लगे हैं। इन जुलाई 1946 द कांग्रेस सिक्योर्ड 201 सीट्स आउट ऑफ 210
एंड मुस्लिम लीग 73 सीट्स आउट ऑफ 78। और उसके बाद जुलाई 1946 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 210 में से 201 सीट को सिक्योर किया और मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 सीट्स को सिक्योर किया ऑफ इंडिया फॉर द प्रायर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और आगे चल के यही सरकार मिलके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने वाले थे। द लीग प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान ऑन 16 अगस्त 1946। और मुस्लिम लीग ने यह प्रेशराइज करना शुरू किया कि उनको एक अपना अलग स्टेट पाकिस्तान चाहिए 16 अगस्त 1946 को। सो टेरिबल कम्युनल रियोट्स एंड टुमनल स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया। और इसी की वजह से कौमी दंगे बहुत ही भयानक तरीके से पूरे इंडिया के अंदर फैलना शुरू हो गए। Looking at the situation in India, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru and other Congress leaders felt there was no other alternative except in demanding of Muslim League for Pakistan। और सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बाकी सारे कांग्रेस लीडर्स को ये लगा कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस दंगों को रोकने के अलावा कि हमें मुस्लिम लीग की बात मानकर उन्हें अलग पाकिस्तान देना होगा। बिकॉज मुस्लिम लीग एंड जिन्ना instead for separate Pakistan, the Muslim League boycotted the first cabinet meeting on December 9, 1946। और मुस्लिम लीग और जिन्ना ने अपने पाकिस्तान को अलग डिमांड की हुई थी और इसीलिए मुस्लिम लीग ने जो पहली कैबिनेट मीटिंग थी उसको बॉयकॉट किया था, जो कब हुई थी दिसंबर 9, 1946 को। The Muslim League executive held on January 31, 1947 decided to boycott the cabinet meeting and gave a rapid and extensive program for the demand of Pakistan। और मुस्लिम लीग की अपनी एक मीटिंग हुई थी जनवरी 31, 1947 को और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया था कि हम सारी चीज को बॉयकॉट करेंगे और हम किसी भी हालत पर पाकिस्तान के लिए डिमांड करेंगे। Mountbatten convinced Nehru and Sardar Patel, who understood the matter, that having a well-organized central government having administrative units under the center shall be more peaceful and progressive instead of weak central government of consisting of many autonomous and opposition constitutive। और उसके बाद माउंटबेटन ने नेहरू और सरदार पटेल को ये कन्विंस किया कि आप समझिए क्या बोला था उन्होंने कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना, ठीक है, जो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जिसके अंदर कम लोग होंगे बट एक पीसफुल कंट्री होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि हम लोग ऐसी गवर्नमेंट बना सकते हैं जहां पर हम फोर्सफुली मुस्लिम लीग को भी इंडिया के अंदर इंक्लूड करें और एक ऑपोजिशन वाली पार्टी मिलकर एक गवर्नमेंट बनाए जो लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करेगी और आगे जाकर और झगड़े बढ़ेंगे। नेशनल लीडर्स फाउंड दिस आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल। और सब लोगों को यह बात सही लगी कि हमें एक वीक गवर्नमेंट नहीं, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनानी होगी। सरदार पटेल एंड नेहरू डिस्कस दिस मैटर विद गांधी जी, हु आल्सो हेल्पलेसली एक्सेप्टेड अरेंज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विद हेवी हार्ट्स। सरदार पटेल और नेहरू ने ये सारी बात गांधी जी के साथ डिस्कस की और लास्ट में सबको ये एक हैवी हार्ट के साथ एक्सेप्ट करना पड़ा कि इंडिया के हम लोग दो हिस्से करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माउंटबेटन प्लान 1947 एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। On March 24, Victory Mountbatten presented his scheme. According to him, there was no alternative other than the partition of India। माउंटबेटन ने मार्च 24 को अपना प्लान को सबके सामने रखा और वहां पर यही था कि कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, हमें इंडिया के हिस्से करने होंगे। नेशनल एंड प्रोलिफिक लीडर्स लाइक सरदार पटेल understood the matter after many discussions and pondering finally on June 3, 1947। बाकी सारे नेशनल लीडर्स ने मिलकर और सरदार पटेल ने ये मैटर को पूरे अच्छे से मुआयना करके और समझ के ये फाइनली डिसाइड होता है जून 3, 1947 को। विक्ट्री माउंटबेटन डिसाइडेड टू प्लान द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और फाइनली ये डिसाइड होता है कि इंडिया के दो हिस्से होंगे। दिस प्लान इज नोन एज माउंटबेटन प्लान और इस पूरे प्लान को माउंटबेटन प्लान बोला जाता है। द कांग्रेस लीडर एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्ट दिस प्लान। कांग्रेस के लीडर्स और मुस्लिम लीग ने ये पूरे प्लान को एक्सेप्ट किया। When Mountbatten plan started getting implemented, the people of East Bengal and Sylhet provision of Assam decided to join East Pakistan। West Bengal and East Bengal are afflicted with India as per the discussion of their assembly। West Punjab joined with Pakistan। It was decided to affiliate Northwest province, Sindh and Baluchistan with Pakistan। अब समझो कि इन लोगों ने किस तरीके से डिसाइड किया कि कौन सी चीज कहा जाएगी। तो जो ईस्ट बंगाल के लोग थे और जो आसाम के कुछ प्रोविंस थे वो ये डिसाइड करना चाहते थे कि हमको पाकिस्तान के साथ जुड़ना है, बट वहीं पर वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को इंडिया के साथ ही रहना था। तो लास्ट में जो वेस्ट पंजाब का हिस्सा है जिसे हम लाहौर वगैरह जानते हैं वो सारा पाकिस्तान में चला गया। उसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान का हिस्सा भी पाकिस्तान के अंदर गया और बाकी सारा इंडिया के अपने पास रहा। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947।
The British Parliament passed the Indian Independence Act according to the Mountbatten Plan. माउंटबेटन प्लान के अंदर सारी चीज डिसाइड होने के बाद फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लागू कर दिया. According to this, India's first Governor General was Mountbatten and Janab Jinnah was the Governor General of Pakistan. और इसी के बाद हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन और जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे वो थे जिन्हा. इंडिया डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश रूल कम टू एन एंड. और उसी के बाद इसी वक्त से इंडिया की जो डिपेंडेंसी थी कि हर चीज पर ब्रिटिश रूल उनके ऊपर था, वो सारी चीज अभी हटती है. Therefore, Gandhiji considered this act as the one and only best and beneficial act given by the Britishers to India. और गांधी जी ने यह बोला कि ये एक्ट देने के बाद उन्होंने ऐसा बोला गांधी जी ने कि यह पहला और इकलौता ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से इंडिया को फायदा होगा. The last victory of the British government organized a function in New Delhi at a midnight of August 14. The Union Jack of England was brought down from the pole of the Indian national flag tricolor was hosted. और यही विक्ट्री के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली के लाल किले पर 14 अगस्त की मिडनाइट यानी कि ठीक 12:01 पर 15 अगस्त को उन्होंने इंग्लैंड का झंडा नीचे करके इंडिया का नेशनल फ्लैग वहां पर होस्ट किया था. The documents attributing independence to India were handed over by Mountbatten to C.R. Rajagopalachari. और उसके बाद पूरा इंडिपेंडेंस देने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंटेशन की फाइल्स थी वो सारी माउंटबेटन ने सी राजगोपालाचारी के हाथ में दिया और इसी वजह से फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सी राजगोपालाचारी. और हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी. Entire atmosphere was full of excitement. Entire process of transfer of power was complete. August 15, 1947 was the excellent dawn for India. और यहीं पर हर तरफ खुशियों का माहौल था, हर तरफ लोगों को एक पावरफुल फील हो रहा था कि फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो चुका था. All celebrated the first independence festival very pleasantly and cheerfully in the entire country. और हर तरफ फेस्टिवल जैसा माहौल था, हर किसी ने ये दिन को सेलिब्रेट किया था. Everywhere people hung torans, a good omen on doors, sweets were distributed in schools. Many people who had taken vow felt relieved and fulfillment, but Gandhiji was shocked due to the partition of India and therefore he was deeply plunged into grief and drift into meditation. हर जगह पर लोगों ने घर पर तोरण लगाए थे, लोग मिठाइयां बांट रहे थे, स्कूल्स में हर तरफ एक बहुत ही खुशी वाला माहौल था. बट गांधी जी कहीं ना कहीं शॉक में थे क्योंकि इंडिया के दो हिस्से पड़ चुके थे और इसी वजह से गांधी जी एक तरह बहुत गहरे मेडिटेशन के फॉर्म में जा चुके थे. नेक्स्ट है इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड द इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इट. इंडिया एंड पाकिस्तान, टू सेपरेट इंडिपेंडेंस नेशन, केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ माउंटबेटन प्लान. माउंटबेटन प्लान की वजह से एक टाइम पर एक साथ एक नहीं दो कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुकी है, इंडिया और पाकिस्तान. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द रिजोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम हैव टू बी फाउंड आउट. और इसी की वजह से अब हमें इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना जरूरी था. जैसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स, हमें अपनी एक मिलिट्री फोर्स बनानी थी. सेकंड, डिस्प्यूट्स ओवर असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, हमें जितने भी असेट और प्रॉपर्टीज है उसको रीबिल्ड करना था. जो झगड़े थे कि किसकी ये प्रॉपर्टीज होगी वो सारी चीजें सॉल्व करनी थी. डेब्ट्स और क्रेडिट, यानी जितने उधार थे, जितने लोगों के सर पे कर्जे थे वो सारे माफ करवाने थे. प्रॉब्लम एंड सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज, जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का तो बहुत ओपनली बोला गया था कि जिसको जो हिस्से में रहना है वो रह सकते हैं. तो बहुत ह्यूज अमाउंट में जो पब्लिक थी वो पाकिस्तान से इंडिया भी आई थी, तो उन सबको सेटलमेंट देना कि कहाँ ये रेफ्यूजीज रहेंगे. पब्लिक सर्विस एंड द एग्रीमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कैसे हम पूरी पब्लिक सर्विस पूरा गवर्नमेंट बनाएंगे, किस तरीके की अरेंजमेंट होगी, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, ये सारी भी एक प्रॉब्लम थी. डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया टू बी फिक्स्ड. और उसके अलावा हमें इंटरनेशनल बाउंड्री बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि जो प्रॉब्लम पहले हुई वो वापस हो नहीं. उसके अलावा भी बहुत सारी अनेकों प्रॉब्लम्स हमारे पास थी. A 5-member committee consisting of 2 representatives each from India and Pakistan was formed. 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी दोनों कंट्री के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन. और इसकी चेयरमैनशिप किसने संभाली थी? लॉर्ड माउंटबेटन. द कमिटी अपॉइंटेड डिफरेंट कमीशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम. इस कमेटी के अंदर अलग अलग तरह के लोगों को इंक्लूड किया जाता था, अलग अलग एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया जाता था ताकि हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का समझ सके.
In case of any differences of opinion, both the nations admitted to accept the final decision given by the arbitrator. ठीक है, जब बहुत सारे ओपिनियन का डिफरेंस आता था, जब इंडिया कुछ और बोलता था, पाकिस्तान कुछ और बोलता था, एक आर्बिट्रेटर होते थे, यानी कि जो दोनों को समझाएंगे और जो एक फाइनल डिसीजन देंगे, उसकी बात दोनों कंट्री को माननी पड़ेगी. Consisting of one representative of India and one of Pakistan under the chairmanship former Chief Justice of India. और इसी के लिए हर तरह के एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से लिया गया और एक रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान से लिया गया और इसका एक चेयरमैनशिप बनाया गया. मिलिट्री कमांडेंट जनरल ऑफ इंडिया कंपाइल द पार्टीशन ऑफ आर्मी, मिलिट्री वेपन्स एक्सेट्रा. बहुत तरीके से मिलिट्री कमांडेंट बनाए गए, ठीक है, जिसके अंदर मिलिट्री वेपन्स को कौन लेगा, ये सारी चीजों का भी डिस्कस किया गया. द ब्रिटिश आर्मी लेफ्ट इंडिया बाय February 28, 1948. और ब्रिटिश की जो आर्मी थी उन्होंने फाइनली February 28, 1948 को इंडिया छोड़ दिया. All officers and employees of administrative, military, judiciary were given opportunity to choose whether they would serve India or Pakistan. जितने भी हमारे पास ऑफिसर्स थे, एम्प्लॉयज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, मिलिट्री थी, जुडिशरी थे, उन सबको ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप बताओ आप इंडिया के लिए काम करोगे या पाकिस्तान के लिए काम करोगे. They were given assurance about their pay, allowance, security of service, pension, etc. उनको सारी चीज के बारे में एश्योरेंस दिया गया कि आपको पे किया जाएगा, आपको अलाउंस मिलेंगे, सिक्योरिटी, सर्विस, पेंशन, सारी चीजें मिलेगी. A large number of refugees from both countries migrated. और दोनों ही कंट्री से बहुत लार्ज नंबर के रेफ्यूजीज ने माइग्रेट किया. इंडिया से बहुत लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से बहुत लोग इंडिया आए. लिविंग देयर हाउसेज एंड प्रॉपर्टीज, अपने घर बार प्रॉपर्टी को छोड़ के लोग माइग्रेट कर रहे थे. इंडिया सॉल्व द ट्रेमेडियस प्रॉब्लम ऑफ देयर रिहेबिलिटेशंस एंड रिसोर्टेशंस वेरी स्किलफुली एंड पैशनेटली. और इंडिया ने धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते गए और स्किलफुली तरीके से इंडिया को बिल्ड किया. Then the Deputy Prime Minister and Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel merged about 562 small and big princely states of India into Indian Union. और उसके बाद सबसे बड़ा काम था कि उस टाइम पे राज रजवाड़ा चलता था, हर एक जगह पर अपना एक अलग राज्य था. तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 छोटे बड़े गांव को एक साथ इंडियन यूनियन के अंदर जोड़ा था. सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आयरन विल एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन सॉल्व द प्रॉब्लम. और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, उनके डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन स्किल की वजह से ये मुमकिन हो पाया. He had long-term planning to find a solution to problem like effect of communal riots due to partition, the shock of Mahatma Gandhi's death. और बहुत लंबे टाइम तक ये सारी चीजें चली थी कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दंगे चले थे, हिंदू मुस्लिम में बहुत दंगे चलेगा और लास्ट में महात्मा गांधी की कहीं ना कहीं डेथ होती है. To make independent India self-reliant with the help of good governance, the weak condition of India agriculture to create an atmosphere of peace and tranquility in the country, the internal external security of the country etc. become necessary. और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट होना जरूरी था. इंडिया का एग्रीकल्चर कंडीशन होनी अच्छी थी. उसके अलावा हमारे यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था. तभी यहाँ पर एक पॉसिबल होता है कि एक अच्छे से इंडिया बिल्ड हो पाता. ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है. आप बताइए आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है. तब तक बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच.